और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो चुनावी मोड में आ चुके हैं। लोकसभा चुनावों में अभी 400 दिन बाकी हैं और उससे पहले इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और मोदी ने तैयारी अभी ही शुरू कर दी है। मोदी उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां उनके लिए सबसे मुश्किल टेस्ट है, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र। कर्नाटक में इसी साल मई में चुनाव होंगे। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कर्नाटक बीजेपी हार सकती है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए मोदी अभी से ही जोर लगा रहे हैं। मोदी और उनकी पार्टी को हटाने के लिए विरोधी हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मोदी का पूरा फोकस सिर्फ विकास की राजनीति पर रहता है। गुजरात में वो इसी विकास की राजनीति के सहारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और यही काम अब वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सफल होंगे? पूरी रिपोर्ट देखिए। क्या मोदी ने 24 का बिगुल फूंक दिया? क्या मोदी को कर्नाटक का आशीर्वाद मिल गया? मैं आज मेरी इन बंजारा माताओं से कहना चाहता हूं, आप निश्चिंत रहिए, आपका एक बेटा दिल्ली में बैठा है। कर्नाटक और महाराष्ट्र देश की राजनीति के दो अहम राज्य। कर्नाटक में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। कर्नाटक का चुनाव मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। मोदी इसे हर हाल में पास करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र। 2024 में अगर बीजेपी को 300 के पार पहुंचना है तो महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। मोदी इन दोनों राज्यों की चुनावी अहमियत को जानते हैं, इसीलिए मोदी का आज पूरा दिन इन्हीं दो राज्यों में बीता। दिन में कर्नाटक के यादगिरी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कर्नाटक के कलबुर्गी में बंजारा समुदाय को जमीन के पट्टे बांटे और फिर शाम को मुंबई में मेट्रो की नई लाइन का उद्घाटन किया। 2024 में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में ही हैं, 48। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, तो बीजेपी ने इन 48 में से 23 सीटें जीती थीं। शिवसेना के खाते में 18 सीटें गई, कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिली, एनसीपी को 4 सीटें मिली और 1 सीट ओवैसी की पार्टी को मिली, जबकि एक निर्दलीय सांसद जीता। लेकिन अब महाराष्ट्र में हालात बदल चुके हैं। बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। उद्धव की शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिल गई है। खुद शिवसेना भी टूट गई है। शिवसेना के दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ हैं उद्धव ठाकरे और दूसरी तरफ हैं एकनाथ शिंदे, जिन्हें शिवसेना से बगावत का इनाम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाकर मिला है। यानी अब की बार महाराष्ट्र का रण बहुत दिलचस्प होगा। 2024 में महाराष्ट्र में 5 कॉर्नर की फाइट होगी। एक तरफ नरेंद्र मोदी और एकनाथ शिंदे होंगे, दूसरी तरफ शरद पवार भी हैं, उद्धव ठाकरे भी, राहुल गांधी भी और असदुद्दीन ओवैसी भी। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी का गठबंधन जुड़ा रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी पवार, ठाकरे और कांग्रेस एक साथ रहेंगे या नहीं, यह पता नहीं है। अब किसका समीकरण किसके साथ बैठेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा, यह अभी से तय है। मोदी जानते हैं कि 2024 में उन्हें हराने के लिए विपक्ष पूरा जोर लगाएगा। विचारधारा का समझौता तो हो गया, आगे विपक्ष किसी भी हद तक जा सकता है। इसीलिए मोदी सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है
क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर के कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। विकास के नाम पर वोट मांगना और रिकॉर्ड बनाने का यह कारनामा नरेंद्र मोदी गुजरात में भी कर चुके हैं और 2023 के चुनावों के लिए भी उनके दिमाग में यही फॉर्मूला है। महाराष्ट्र से पहले मोदी कर्नाटक में थे और वहां उनके दो कार्यक्रम थे। कर्नाटक वो राज्य है जहां के चुनाव मोदी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कर्नाटक में बीजेपी अब तक 3 बार सरकार बना चुकी है, लेकिन अभी तक बीजेपी कर्नाटक को लेकर गुजरात या मध्य प्रदेश जैसा कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आ पाई है। कर्नाटक विधानसभा में 224 सीटें हैं, जिनमें अभी बीजेपी के पास 121, कांग्रेस के पास 69 और जेडीएस के पास 30 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने करीब करीब क्लीन स्वीप कर दिया था। बीजेपी ने 28 सीटों में से 25 सीटें जीती थी। जेडीएस और कांग्रेस को एक-एक सीट मिली थी, जबकि एक सांसद निर्दलीय था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए कर्नाटक की राहें बहुत मुश्किल मानी जा रही हैं। बीजेपी जानती है कि अगर 2024 में कर्नाटक में क्लीन स्वीप करना है तो विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, लेकिन इसकी संभावनाएं कम लग रही हैं। ये बात बीजेपी भी जानती है। इसीलिए बीजेपी ने उन येदियुरप्पा को हटाकर नया मुख्यमंत्री भी बनाया, जो कर्नाटक में उनके आधार स्तंभ थे। येदियुरप्पा का कद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कर्नाटक के सबसे बड़े लिंगायत समुदाय से आते हैं। लिंगायत समुदाय की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में लिंगायत समुदाय से आने वाले 58 विधायक विधानसभा के लिए चुने गए थे। इनमें से बीजेपी के 36, कांग्रेस के 16 और 4 विधायक जेडीएस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे थे। कर्नाटक की राजनीति में 18% लिंगायत समुदाय का बड़ा दबदबा है। वो अकेले 135 सीटों को प्रभावित करते हैं। उत्तरी कर्नाटक में हर पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार इसी समुदाय से होते हैं। बीजेपी को यह डर है कि कहीं येदियुरप्पा को हटाने से लिंगायत नाराज न हो जाएं। इसीलिए जैसे ही कर्नाटक के चुनाव करीब आए, बीजेपी येदियुरप्पा को संसदीय बोर्ड में भी लेकर आ गई। बीजेपी का संसदीय बोर्ड सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, प्रत्याशियों के टिकट तक तय करता है। यानी सीधा मतलब है, कर्नाटक में टिकटों का फैसला करते वक्त येदियुरप्पा की सुनी जाएगी। यहां तक कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से अलग मोदी और येदियुरप्पा की 15 मिनट बातचीत होती है। यानी सारे संकेत ये मिल रहे हैं कि नाराज येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश हो रही है, ताकि कर्नाटक में जीत के लिए बीजेपी का मिशन 136 हासिल हो सके। इसीलिए मोदी जब आज कर्नाटक आए तो समाज के सबसे निचले तबके तक जाने की कोशिश की। ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है और बंजारा समाज भी नया नहीं है, क्योंकि राजस्थान से लेकर के पश्चिमी भारत में नीचे तक चले जाइए, हमारे बंजारा समुदाय के भाई बहन राष्ट्र विकास में अपने तरीके से बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। और मुझे हमेशा पुराने समय से उनके साथ जुड़ने का आनंद आता रहा है। मुझे बहुत याद है कि 94 के विधानसभा के चुनाव के समय इसी पूरे क्षेत्र में एक रैली में मुझे बुलाया गया था और मैंने जब वहां उस रैली में लाखों की तादाद में हमारे बंजारा भाई बहनों को देखा और बंजारा माताएं बहनें परंपरागत वेशभूषा में
लाखों की तादाद में आकर के आशीर्वाद दिए थे, वो पल मैं कभी भूल नहीं सकता हूं भाई। मोदी असल में हिंदुस्तान की राजनीति का समाजशास्त्र बदल रहे हैं। जातिगत समीकरणों पर राजनीति करना देश की परंपरा रही है, चाहे वो जातियों के हिसाब से टिकट बांटना हो या फिर वोट मांगना या सरकार बनने के बाद मंत्री बनाना। नरेंद्र मोदी ने देश में नई तरह की राजनीति शुरू की और नया वोट बैंक बनाया। ये राजनीति थी विकास की राजनीति, और इस वोट बैंक में सारे वर्ग हैं, सारे धर्म हैं, सारी जातियां हैं। ये मोदी वोट बैंक है। ये समाज का वो तबका है जो हाशिए पर था, लेकिन मोदी के आने से उसे अपनी आवाज मिली है। इसीलिए मोदी की हर योजना इसी तबके को ध्यान में रखकर तैयार होती है। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में काम करने वाला किसान हो या फिर उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक, सभी का जीवन बेहतर हो। भारत विकसित तब हो सकता है जब खेत में फसल भी अच्छी हो और फैक्ट्रियों का भी विस्तार हो। और साथियों, ये तभी संभव है जब हम बीते दशकों के खराब अनुभवों, गलत नीति रणनीति से सीखें, उन्हें फिर से दोहराने से बचें। साथियों, हमारी सरकार की प्राथमिकता वोट बैंक नहीं है, हमारी प्राथमिकता है विकास, विकास और विकास। कर्नाटक में बीजेपी थोड़ी कमजोर लग रही है, इसीलिए कांग्रेस को अपने लिए संभावनाएं दिख रही हैं। उसे लग रहा है कि कर्नाटक जीतकर उसे 2024 के लिए बड़ा बूस्टअप मिल सकता है। लेकिन प्लानिंग के नाम पर सिर्फ मुफ्त की योजनाएं हैं। सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का ऐलान कर दिया गया है। I am told that your ministers are taking 40% commission on jobs. That 1.5 lakh crore rupees of your money, your earnings have been looted only through corruption. Think about if some development work is to take place in Bengaluru for 8,000 crores and 3,200 crores of that is going into commission. There are shameful scams like the PSI scam where police posts are being sold. You educate your children, your young girls and boys to get them jobs. Is this what you expect from the people who are in power? कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि कर्नाटक में भी वो एंटी इनकम्बेंसी को हिमाचल की तरह अपने पक्ष में भुना लेगी, लेकिन वो ये भी जानती है कि उसका मुकाबला उस मोदी मशीन से है जो ऐन वक्त में किसी भी चुनाव के समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने की कुव्वत रखते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।